नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस बहुत ही कमाल की वीडियो में। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, उसका इतिहास, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में, हमारे भारत देश में लॉ धीरे धीरे बनने शुरू हुए, ठीक है, क्या उसका बैक प्रोसेस रहा, उसको हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट वाला लिंक है, एक एक जो वीडियो का जो कि बहुत ही इजी वे में समझाया गया है, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही इस नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, यानी कि हमारे देश में किस तरीके से कानून आया और किस तरीके से हमारे देश में पूरा कानून का जो विस्तार है वो हुआ, उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज भी जो भी हमारा इंडिया है, उस पर जो भी कानून चलते हैं, जो भी कानून यहाँ पर रूल किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए हैं ब्रिटिशियर्स के द्वारा। क्योंकि जो हमारे देश में ब्रिटिशियर्स जब आए तो उनको ही ये चीज़ें मालूम था कि किस तरीके से लॉ बनाना है, किस तरीके से लॉ लागू करना है, किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम लागू करना है। ये चीज़ें उनको ही इस बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान था। ठीक है, इससे पहले किसका राज्य था हमारे देश में, जब ब्रिटिशियर्स नहीं आए थे तो उससे पहले राज्य था हमारे देश में मुगलों का। ठीक है, मुगल एम्परर यहाँ पर शासन करते थे। जब ब्रिटिशियर्स आए तो उन्होंने धीरे धीरे तरीके से अपना एक नेटवर्क फैलाने का प्रयास किया, तो उसे ही आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो इसी से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉ वाला जो बेसिस है, वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ और धीरे धीरे तरीके से उनको ही ज्ञान था कि किस तरीके से लॉ बनाना है, लॉ लागू करना है। और जो हमारे ब्रिटिशियर्स थे, ठीक है, हमारे नहीं, ब्रिटिशियर्स जो थे वो लॉ पर चलते थे। हमारे देश में के जो राजाएं थे, जो राजा लोग थे, वो मनमानी चलते थे, कोई किसी का नहीं सुनता था। ठीक है, आपस में ही भेदभाव, ये सब फूट, ठीक है, ये सब नीतियाँ इन लोगों की थी। लेकिन जो वो लोग थे, ब्रिटिशियर्स थे, वो अच्छे तरीके से कार्य करते थे। साथ में वो जो काम करते थे वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके करते थे। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो शुरुआत में जो ब्रिटिश केवल आए थे हमारे भारत में, जो केवल इसी उद्देश्य से आए थे कि हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा है, यानी कि कच्चा माल ज़्यादा है, और यहाँ पर हम उसका यूज करके, ठीक है, अच्छा खासा व्यापार करेंगे और अर्निंग करेंगे। लेकिन यहाँ के जब लोगों की, राजाओं की, ऐसा उन्होंने देखा कि इनमें आपस में फूट है, ये चीज़ें हम इन्हें बहुत आसानी से हरा सकते हैं, तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और जब राज्य करना शुरू कर दिया तो राज्य करने के लिए वो अपना लॉ बनाए और लॉ बना करके लागू किया। तो किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही शॉर्ट और ईजी वे में सब चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो शुरुआत में अंग्रेज आए थे, वो 1600 के तहत आए थे और किस उद्देश्य से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो स्थापना करने के लिए यहाँ पर आए थे, और काफ़ी वे जो मतलब जो ये ब्रिटिशियर्स थे, ब्रिटिश लोग थे, वो सभी हमेशा लॉ पर चलते थे। ठीक है, लॉ को फॉलो करके चलते थे। तो उनको ये परमिशन किसने दी थी, वो उनको ये परमिशन दी थी क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि ये ब्रिटिश की रानी थी, महारानी थी। ठीक है, वो वहाँ पर गवर्न करती थी ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश की सभी चीज़ें देख रेख करती थी। तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि आप लोग जा कर के, ठीक है, दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो कुछ लोग भारत में भी आए और यहाँ पर उन्होंने व्यापार करना चाहा। तो लेकिन उन्होंने भी, जैसे कि उन्होंने आदेश दिया क्वीन एलिजाबेथ ने, जो वहाँ की महारानी थी, लेकिन कुछ उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन लगाए कि आप ये चीज़ें वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने एक चार्टर बनाया, चार्टर ऑफ 1600। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने एक चार्टर बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और बताया कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने फर्स्ट जो चार्टर के अंतर्गत कंडीशन रखी थी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ 15 ईयर। ये जो पावर रहेगा, ये जो तुमको पावर दिया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कितने ईयर तक रहेगा, 15 ईयर तक। ठीक है, साथ में उनको ये पावर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, ऑथराइज टू मेक लॉ। आपको ये मतलब पावर दिया जाता है कि आप लॉ बना सकते हैं। और वो उनको ये लॉ किस लिए बनाने के लिए दिया गया था, ताकि वो क्या करें कि अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ वर्कर हैं, उनके ऊपर वो अच्छे तरीके से कार्य उनका करवा सके। ठीक है, ये रूल रहेगा, ये रूल के अंतर्गत आप लोगों को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आप लॉ वहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और साथ में उनको ये बोला गया कि अगर
जो तुमने लॉ बनाया है अगर वो उसको कोई व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो तुम उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, मतलब आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर 1600 के तहत आती है। लेकिन साथ में एक चीज़ें थी, क्योंकि वो शुरुआत में यहाँ पर कंपनी यहाँ पर जस्ट स्थापित किए थे और जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, वो बाकी सब चीज़ें हैंडल करते थे, क्यों पनिशमेंट देना, किसी को कोई गलती किया उसकी सज़ा देना, ये सब चीज़ें ये राजा डिसाइड करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल उसी मामले को मतलब कि हैंडल करने के लिए कहा गया था जो उनके कंपनी के अंतर्गत हो और जो सिविल केसेस हों। सिविल केसेस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो जो 1600 चार्टर के अंतर्गत ये भी चीज़ें जोड़ा गया कि भाई आप सिविल केसेस जो भी हैं वो आप हैंडल कर सकते हैं। और जो शुरुआत में इनकी जो कंपनी स्थापित हुई थी वो मद्रास में और सूरत में, ठीक है, इनकी फैक्ट्री लगी और वहाँ पर उन्होंने अपना जो काम है वो शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे जब इनकी कंपनी मतलब आगे बढ़ने लगी, उनका रॉ मटेरियल तैयार होने लगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इनका इनकम होने लगा, तो उन्होंने अपनी कंपनी कुछ और भी बढ़ानी चाहिए। और एक कारण और भी था इनकी कंपनी का इंक्रीज़ होने का कि एक राजा थे, ठीक है, वो उनका बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनका इलाज भारत में नहीं हो पा रहा था, तो मतलब ब्रिटिशियस कुछ जो डॉक्टर थे यहाँ पर आए और उनका इलाज किए। तो इससे खुश होकर के उस राजा ने कहा कि भाई तुम मेरे क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो विदाउट टैक्स के। तो जब उनको उनसे टैक्स नहीं लिया जाने लगा उनके क्षेत्र में, तो क्या हुआ, उनको और भी ज़्यादा लाभ हुआ, जिससे कि उनका जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और भी ज़्यादा लाभ होने लगा। और जब उनको लाभ होगा, ज़्यादा धन एकत्रित होगा, तो उनका पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनका पावर बढ़ने लगा। और शुरुआत में जब आए थे वो, ठीक है, तभी से उन्होंने यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि 1600 के अंतर्गत लॉ वो बनाना शुरू कर दिए थे, जो भी अपना कंपनी है चलाने के लिए लॉ बनाना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर लॉ वाला चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम लॉ पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद में जब उनको मतलब कि पावर ज़्यादा मिलने लगी, उन्होंने और भी कंपनी स्थापित करना चाहा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ यानी कि जो वहाँ की रानी थी उनको बोला कि भाई हमको कुछ और भी, ठीक है, इतना पावर जो आपने दिया है वो हमको कम पड़ रहा है, हमको कुछ और भी थोड़ा सा पावर दीजिए ताकि हम और भी काम कर सकें। पावर मतलब कुछ और भी राइट्स दीजिए हमको ताकि हम और भी अपनी कंपनी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो फिर से उन्होंने चार्टर 1661 के तहत कुछ और भी उनको पावर दिया और इसके तहत क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, ठीक है, अपडेट किया, ये चीज़ें आप कह सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि आप लेजिस्लेटिव उनको पावर दे दिया गया। 1661 के तहत उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। मतलब कि पहले तो वो क्या करते थे कि जो भी उनका ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर ही क्या करते हैं, वो शासन करते थे, उस पर ही केवल वो लॉ लगा सकते थे। जो वहाँ पर कंपनी के कर्मचारी हैं उस पर ही अपना लॉ लगा सकते थे, उनको ही केवल पनिशमेंट दे सकते थे। लेकिन लेजिस्लेटिव पावर मिल जाने के कारण अब वो क्या कर सकते थे, वो जो उनका पूरा क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर उनकी कंपनी लगी हुई थी, उस पूरे क्षेत्र पर वो अपनी लॉ को लगवा सकते थे। ठीक है, यानी कि उस जो लॉ है उनका वो उस पर उनके ऊपर जो वहाँ के व्यक्ति हैं उनके पूरे क्षेत्र में उनके ऊपर वो लागू कर सकते थे। ये पावर उनको मिल गई। तो ये चीज़ें क्या थी, कुछ और भी उनको मोर पावर्स मिल गया। साथ में उनको कमांड, ठीक है, वो वहाँ के लोगों को कमांड करने लगे, ठीक है, अच्छे तरीके से कि भाई ये हमारी लॉ है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। साथ में उनको जैसे कि अब वो लॉ बनाने लगे वहाँ के लोगों के लिए, तो उनको एक गवर्नर काउंसिल की भी आवश्यकता पड़ने लगी कि भाई वो देखेगा कि कौन लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये भी उनको पावर मिल गई कि आप एक गवर्नर काउंसिल का भी स्थापना कर सकते हैं। साथ में इस चार्टर, ठीक है, चार्टर 1661 के तहत उनको सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस को हैंडल करने की पावर मिल गई, जबकि ये चीज़ें उसके पहले 1600 वाले में चार्टर के अंतर्गत नहीं था। तो ये सब पावर मिल जाने के बाद उन्होंने अपना जो भी मतलब एरिया था और इंक्रीज़ किया। ठीक है, और इंक्रीज़ किया, जैसे कि उन्होंने कुछ और भी अपनी कंपनी स्थापित की कोलकाता, मद्रास, मुंबई और सूरत जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, सो जो जब इनका कंपनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और भी ज़्यादा लाभ उनको मिलने लगा, तो फिर से उन्होंने जो भी वहाँ की क्वीन थी, जो कि मैंने आपको नाम बताया, उन्होंने एक चार्टर फिर से लागू किया, चार्टर 1726। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ और भी उनको पावर दिए गए। साथ में उनका इसके अंतर्गत क्या चीज़ें की गई उसको आपको बताते हैं, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव जो भी उनका पावर था और भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया कि आप गवर्नर इन काउंसिल इच प्रेसिडेंसी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि भाई जैसे कि आपका जो कंपनी है वो देख रहे हैं धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जा रहा है, कोई यहाँ पर है, कोई वहाँ पर है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंसी स्थापित करिए,
यानी कि मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र स्थापित करिए जहाँ पर ये जो जुडिशियल सिस्टम हो, जो भी आप लॉ बनाए हैं जो फॉलो नहीं करता हो, उनको वहाँ पर वो चीज़ें देखी जाए। ठीक है, तो इसके कारण उन्होंने 3 ऐसे, ठीक है, 3 ऐसे प्रेसिडेंसी शहर स्थापित किए, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि जो उन्होंने लॉ बनाया कंपनी के लिए, अगर उनका कंपनी का लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, इन्हीं प्रेसिडेंसी शहरों में, इसी प्रेसिडेंसी जो भी उनका न्यायालय था उनके अंतर्गत क्या करते थे, उनको वहाँ पर लाया जाता था और साथ में जो भी पनिशमेंट होता था, जो भी चीज़ें होती थी, सभी चीज़ें यहाँ पर, मतलब जुडिशियल पूरा सिस्टम यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता के अंतर्गत उनका चलता था, जो भी उनकी कंपनी का चीज़ें होती थी। ठीक है, तो यही प्रेसिडेंसी नगर था। साथ ही यहाँ से वो क्या करते थे, सभी चीज़ें हैंडल करते थे। ठीक है, यहीं से अपनी कंपनी को पूरा हैंडल करते थे, यही 3 शहरों से। ठीक है, यहाँ पर रहते थे और यहीं पर जैसे कि जो बड़े बड़े उनके अधिकारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े मेन लोग थे, वो यहीं पर ज़्यादातर रहते थे और यहीं से हर चीज़ को हैंडल करते थे। जो भी जुडिशियल सिस्टम हो गया, जो भी गवर्नेंस सिस्टम हो गया, वो यहीं 3 प्रेसिडेंसी नगरों से हैंडल करते थे। और इसी के बदौलत क्या हुआ, जैसे कि अब जैसे उनका ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक दूसरे से वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, इसी के बदौलत बाद में मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक्ट का यहाँ पर उन्होंने निर्माण किया था। जैसे कि हमने पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट वाला लेक्चर सीरीज था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था, उसमें भी हमने ये 3 प्रेसिडेंसी नगर को समझा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जब उन्होंने 3 जो प्रेसिडेंसी नगर है जब स्थापित किए, उसके बाद में अपना जो कार्यभार वो और भी तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे यहाँ भारत देश में। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि जो रॉ मटेरियल है जहाँ से निकलता है, अगर हम उसी पर कब्जा कर लें, ठीक है, उसी पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा हम मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल थे बिहार वाले क्षेत्र से हमको मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बिहार वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। किसके वहाँ पर, उस पर मतलब कि बिहार वाले क्षेत्र पर शासन था उस समय सूरज-उद-दौला का। ठीक है, सूरज-उद-दौला वहाँ बिहार वाले क्षेत्र पर वो शासन करते थे। ठीक है, और बांग्लादेश, ये सभी क्षेत्र जो थे, बिहार हो गया, बांग्लादेश और कुछ और भी क्षेत्र थे जो साथ में सब मतलब मिक्स थे। उस समय बिहार के नाम से जानता है, बिहार वाला क्षेत्र बोला जाता था। तो उसी क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण किया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से उनको रॉ मटेरियल मिल जाते थे, जिससे कि वो अपने कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करके और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते थे। तो उन्होंने सूरज-उद-दौला पर आक्रमण किया 1757 में। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की सूरज-उद-दौला के खिलाफ। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद में अब तो वो कंपनी चला ही रहे थे, साथ साथ में जो बिहार वाला क्षेत्र था उस पर भी अब वो शासन करने लगे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कंपनी केवल चला रहे थे, कंपनी पर शासन कर रहे थे, कंपनी के जो वर्कर्स थे उनके लिए लॉ बना रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में जब वो उनका बिहार वाले क्षेत्र पर राज्य हो गया सूरज-उद-दौला को हरा करके, जिसे बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है, यानी कि प्लासी का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, जो कि प्लासी एक गंगा नदी थी, उसके जस्ट बाजू में प्लासी वाले क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर जब उनका ये जब शासन उनका हो गया तो उनके जो भी शासन के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते थे उनको चलाने के लिए भी उन्होंने क्या किया, लॉ अलग अलग टाइप के यहाँ पर निर्माण करने लगे। ठीक है, तो लॉ को निर्माण करके उसके बाद में लॉ उनके ऊपर लागू करने लगे। तो धीरे धीरे इसी तरीके से क्या हुआ कि हमारे देश में लॉ का विकास हुआ, यानी कि मतलब एक तरीके से जो हमारे देश में कानून है इसी तरीके से उपजा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बिहार पर राज किया, बिहार वाले क्षेत्र पर राज्य किया, फिर धीरे धीरे मतलब कि किसी को हरा करके, किसी को मिला करके, किसी में फूट डाल करके, इसी तरीके से अलग अलग तरीके से सबको मिला करके अपना राज्य अब वो धीरे धीरे बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश पर उनका राज्य हो गया। उसके बाद में अब वो राज्य करने के लिए फिर से कानून बनाने लगे और कानून बनाने के लिए वो क्या करते थे, अपने ब्रिटिशियस रूल का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश वाले जो रूल है उनको भी देखते थे, साथ में यहाँ के जो भी जनता थे उन चीज़ों को देख करके समझ बूझ करके फिर जा करके लॉ बनाते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीसी उन्हीं की देन है, यानी कि इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ये जो उनका लॉ है ये उन्हीं की देन है। यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं यहाँ के लोगों को दंड देने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, धीरे धीरे हमारे जो भी देश है उसमें लॉ का जो विकास है वो इसी तरीके से हुआ है और धीरे धीरे हमारे देश में लॉ इसी तरीके से आया है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में किस तरीके से लॉ आया और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश में किस तरीके से एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, मतलब लॉ किस तरीके से आया। उसके बाद में धीरे धीरे जब उनका लॉ आया था, उसके बाद में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ
उसके बाद में उनके लॉ जो थे उनको थोड़ा सा देख करके समझ करके जो चीज़ें मतलब अच्छी थी उसको ले करके, जो चीज़ें खराब थी उसको निकाल करके फिर जा करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो यही चीज़ें मतलब एक बैकग्राउंड पिछला वाला लॉ के संबंध में हमारे देश में यही है। कुछ इसी तरीके से हमारे देश में लॉ आया और कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे अब जा करके जो लॉ है वो हमारे देश में अभी चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून है दोस्तों हमारे देश के लॉ में वो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है। बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया गया है। और जैसे कि ज़रूरत के हिसाब से भी कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। सो आई होप अब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।